A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, I will be explaining unit number 14 from first year English book A Long Walk Home, written by Jason Boccaro. इस चैप्टर में मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करूंगा, उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसकी समरी भी मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले जैसन बोकैरो के बारे में देखते हैं कि जैसन बोकैरो जिसका लिखने वाला है उसके बारे में यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं. वो एस्टिपोना स्पेन में पैदा हुआ. एस्टिपोना स्पेन में एक जगह है, उसमें वहाँ पैदा हुआ. ये जो कहानी है, जो अ लॉन्ग वॉक होम है, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द टीनेज सोल. यहाँ पे उस कलेक्शन से ली गई है ये कहानी एक, और इस कहानी में जो कलेक्शन है सारी इसमें रियल लाइफ स्टोरीज हैं. तो मतलब ये जब आप कहानी जो पढ़ने वाले हैं, जो आप भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये एक असल कहानी की, असल जिंदगी की कहानी है. ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है. और इसका मकसद ये है कि जितने भी टीन एज के लोग हैं, टीन्स जो हैं, उनको एक सबक हासिल हो इसमें, क्योंकि इसमें जितने भी जो कहानियों के जितने भी किरदार हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो टीन एजर्स हैं. बोकैरो जो है वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ज़िंदगी गुजार रहा है, जो इसका लिखने वाला है. तो पहले इसके टाइटल को देखिए, लॉन्ग वॉक होम. इसका मतलब ये है घर तक एक लंबी पैदल मुसाफत. इस कहानी में एक कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है जैसन. जैसन जो है वो एक दिन उसको वालिद साहब जो हैं उसके कहते हैं कि तुम गाड़ी चला सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि तुमने मुझे एक दूर दराज गांव है मिजाज, वहां पर तुमने मुझे छोड़ के आना है. उसके बाद तुम गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए लेकर जाओगे. मतलब गाड़ी चलाने का जो उसका एक कंडीशन है वो ये है कि तुमने मुझे पहले मिजाज गांव छोड़ना है, और मिजाज गांव छोड़ने के बाद तुमने गाड़ी की जो है वो सर्विस करानी है, और मिजाज गांव यहाँ से 18 मील दूर है. तो ये कहता है ठीक है. इसको गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल जाती है. ये अपने वालिद साहब को मिजाज गांव जो है वो छोड़ के आता है, और जब वालिद साहब इसकी गाड़ी से मतलब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उसको कहते हैं कि तुमने मुझे 4 बजे यहाँ पर वापस लेने आना है. वालिद साहब को छोड़ने के बाद ये गाड़ी जो है वो सर्विस स्टेशन लेकर चला जाता है. वहाँ पे गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए खड़ी करता है, और ये कहता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो इतनी देर में क्या करता फिरूंगा, मैं जाकर कुछ मूवीज़ देखाता हूँ. ये चला जाता है थिएटर, मूवी थिएटर चलता है, वहाँ पर ये मूवी देखता है. और मूवी देखने में इसको टाइम की समझ ही नहीं आती कि इसने कितना टाइम गुजर गया है. जब मूवी से फारिग होकर जब टाइम देखता है तो वो 6 बज रहे होते हैं, जबकि इसने अपने वालिद को 4 बजे लेने जाना होता है. फिर ये वापस चला जाता है गाड़ी वाले के पास, वहाँ से गाड़ी लेता है और वापस मिजाज गांव जाता है अपने वालिद साहब को लेने. जब वो जहाँ जाता है तो ये देखता है कि उसके वालिद साहब जो हैं वो बिल्कुल आराम से खड़े हुए हैं, कोई गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, ना बेचैन हैं, बिल्कुल सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे हैं. और जैसे ही आते हैं तो उनको कहता है कि तुम क्यों लेट आए हो. तो वो कहता है कि मैं इसलिए देर से आया हूँ क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और गाड़ी में कुछ ज़्यादा फॉल्ट निकल आया था, तो जो मिस्त्री है वो गाड़ी ठीक कर रहा था, इसलिए मैं ज़रा सा देर से आया हूँ. तो वाले साहब उसको कहते हैं कि मैंने पूरे 4 बजे जब तुम यहाँ नहीं आए तो मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया था, तो उसने कहा कि वो तो अभी तक गाड़ी लेने भी नहीं आया. तो फिर यहाँ उनको समझ आती है कि जो मेरा बेटा है उसने मुझसे झूठ बोला है. और फिर वो उसको कहते हैं कि मेरी परवरिश में कहाँ पर कोई कमी रह गई थी जहाँ पर तुमने मुझसे झूठ बोला, या तुम्हें मुझे झूठ बोलना पड़ा. और निहायत वो खफा हो जाते हैं, और अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय उनको कहते हैं कि मैं घर तक जो है वो पैदल सफ़र करूँगा. ये रास्ते में उनको बहुत मनाता है, बहुत माफ़िया मांगता है, लेकिन इसके वालिद साहब जैसन के जो है वो नहीं मानते, और ये अब गाड़ी उनके पीछे बहुत आहिस्ता रफ्तार में गाड़ी चला रहा होता है. लेकिन उसके जो वालिद साहब हैं वो बिल्कुल नहीं मानते और घर तक वो पैदल जाते हैं. तो इसमें उस लड़के को, जैसन जो है, उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो खुद अपने ऊपर इमोशनली और फिजिकली पेन लेकर सिर्फ वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने उनके साथ झूठ बोला है, उनको उनकी परवरिश पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन रेज किया है. यहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा ये जो है बहुत ज़्यादा टच हो जाता है इस चीज़ से कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए. तो फिर वो आइंदा इस तरह ना करने की तौबा करता है. तो ये सारी कहानी है जो कि आज हम पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से. आई ग्रू अप इन द साउथ ऑफ स्पेन इन अ लिटिल कम्युनिटी कॉल्ड एस्टिपोना. कम्युनिटी जो है इसको कहते हैं बरादरी, जो लोगों की अपनी एक बरादरी होती है. कहता है कि मेरी परवरिश जो है, आई ग्रू अप, मेरी परवरिश स्पेन के जनूब में एक छोटी सी बरादरी जिसे एस्टिपोना कहा जाता है वहां पर हुई. आई वॉज 16, मेरी उम्र 16 बरस थी. When one morning my father told me I could drive him into a remote village. remote village कहते हैं दूर दराज का गांव. कहता है मेरी उम्र 16 बरस थी जब एक सुबह मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं उनको गाड़ी में एक दूर दराज गांव जिसे मिजाज कहा जाता था, जो कि 18 मील अबाउट 18 माइल्स अवे, जो कि 18 मील दूर था, छोड़ के आ सकता हूं, ऑन द कंडीशन, सिर्फ एक शर्त पे
that I take the car to be serviced at a nearby garage or garage. एक शर्त पे कि उसके बाद वहां पर जो नजदीक है नियर बाय गैराज, वहां पे जो नजदीक गैरेज होगा वहां पर मैं गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए लेकर जाऊंगा. यहाँ पर गाड़ी की सर्विस का मतलब धोना वगैरह नहीं है, सर्विस का मतलब ये जो ट्यूनिंग हम जिसे आम जबान में कहते हैं, ये उसके लिए लेकर जाए. Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. यहाँ का मतलब है कि सिर्फ उसको मतलब अभी अभी गाड़ी की ड्राइविंग सीखने और बमुश्किल ही गाड़ी को इस्तेमाल करने का मौका मिला था, तो मैंने फौरन रजामंदी का इजहार कर दिया, मैं फौरन तैयार हो गया. आई ड्रोव डैड इनटू मिजाज, मैंने वालिद साहब को मिजाज जो गांव है वहां पे उतारा. एंड प्रॉमिस टू पिक हिम अप एट 4 PM, और उनसे उन्हें दोबारा 4 बजे उनको वापस वहां से लेने का वादा किया. देन ड्रोव टू अ नियर बाय गैरेज, और फिर मैं ड्रोव कहते हैं गाड़ी चलाने को सेकंड फॉर्म है, तो फिर मैं जो हूँ नजदीक गैरेज वहां पहुंचा. एंड ड्रॉप ऑफ द कार, और वहां पर गाड़ी जो मैंने छोड़ दी. बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, क्योंकि मेरे पास कुछ घंटे थे गुजारने के लिए. स्पेयर मतलब घंटे, टाइम गुजारना, कुछ घंटे थे गुजारने के लिए. सो आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज. टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज का मतलब है उसने फैसला किया कि वो कुछ एक या दो से ज्यादा जो है वो मूवीज देख लेगा एट अ थिएटर नियर द गैराज. उस वक्त मूवीज जो है जिस आज 2-2 घंटे की हैं, तो शायद उस वक्त जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त थिएटर होते थे. उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्रीज वहां पे लगाई जाती थी वो इतनी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं होती थी. तो इसने सोचा कि चलो मैं एक से ज्यादा मूवीज वहां पर देख सकता हूँ एट अ थिएटर, जो कि नजदीक एक थिएटर था नियर द गैराज के नजदीक. However, बहरहाल आई बिकेम सो इमर्स्ड. इमर्स का मतलब है मगन हो जाना, एक काम में बिल्कुल इतना मसरूफ हो जाना कि किसी दूसरी चीज की समझ ही ना आए, उसकी परवाह ही ना हो. आई बिकेम सो इमर्स इन द फिल्म्स, मैं उन फिल्मों में इतना ज्यादा मगन हो गया दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझसे वक्त बिल्कुल भूल गया. व्हेन द लास्ट मूवी हैड फिनिश्ड, और जब आखिरी जो फिल्म थी वो खत्म हुई, आई लुक डाउन एट माई वॉच, मैंने नीचे अपनी घड़ी को देखा. इट वॉज 6 o'clock, तो उस वक्त 6 बज रहे थे. आई वॉज 2 hours लेट, मैं 2 घंटे जो है वो लेट था, 2 घंटे ताखीर का शिकार था. आई न्यू, मुझे मालूम था, डैड वुड बी एंग्री, वालिद साहब गुस्सा होंगे. इफ ही फाउंड आउट, अगर उनको ये पता चला, ये मालूम हुआ, इफ ही फाउंड आउट आई हैड बीन वॉचिंग मूवीज, अगर उनको ये मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर बैठ के फिल्में देख रहा हूँ, तो वो यकीनन गुस्सा होंगे. ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, वो मुझे कभी भी दोबारा गाड़ी चलाने का मौका नहीं देंगे. आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू टेल हिम, कि मैं उनको ये बताऊं, दैट द कार नीडेड सम रिपेयर्स, कि गाड़ी में कुछ मुरम्मत का काम था. एंड दैट दे हैड टेकन लॉन्गर देन हैड बीन एक्सपेक्टेड, और गाड़ी में कुछ मुरम्मत का काम था, इसीलिए जितना एक्सपेक्ट कहते हैं तवक्का रखना, तो जितनी मुतवक्का टाइम था उससे ज्यादा टाइम लग गया, उससे ज्यादा वक्त इस पे लग गया, क्योंकि गाड़ी में कुछ रिपेयरिंग, कुछ मुरम्मत का काम था. आई ड्रोव अप टू द प्लेस वेयर वी हैड प्लान्ड टू मीट, मैं उस जगह पर गया जहां पर हमने मिलने का वादा किया था. प्लान का मतलब है मंसूबाबंदी करना, जहां पर हमने मंसूबाबंदी की थी, मंसूबा बनाया था कि हम यहाँ पर मिलेंगे. एंड सॉ डैड वेटिंग पेशेंटली मतलब निहायत सब्र के साथ ऑन द कॉर्नर, और मैंने वालिद साहब को देखा कि वो निहायत सब्र के साथ एक कोने में इंतजार कर रहे थे. आई अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, मैंने देर से आने पर माफी मांगी. एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, दैट आई had come as quickly as I could, but the car had needed some major repairs, कि मैं उतना जल्दी आया हूँ जितना जल्दी आ सकता था, but the car had needed some major repairs, लेकिन गाड़ी में मुरम्मत का कुछ बड़ा काम था. and I will never forget the look he gave me. उसके बाद ये कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा. ये लुक ही गेव मी का मतलब है जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो उसके वालिद थे. वो समझ के बेटे को देखते साथ ही ये बेटा जो है मुझसे झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने जिस तरीके से इसको देखा, तो इसने कहा वो जो लुक थी, देखने का जो तरीका था, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता. आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जैसन. अब यहाँ पे उसके वालिद साहब उससे कह रहे हैं कि मुझे मायूसी हो रही है, मैं मायूस हो गया हूँ, क्योंकि दैट यू फील, मैं मायूस हो गया हूँ कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है, या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना चाहिए, ये देखकर मैं मायूस हो गया हूँ. व्हाट डू यू मीन आई एम टेलिंग द ट्रुथ. इसने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है, मैं तो सच बोल रहा हूँ. डैड लुक्ड एट मी अगेन, वालिद साहब ने दोबारा मेरी तरफ देखा गौर से. ये जो लुक एट मी है ना, इसका मतलब है गौर से देखना, ठीक है. व्हेन यू डिड नॉट शो अप, जब तुम नहीं आए, डिड नॉट शो अप का मतलब है जब तुम नहीं आए. आई कॉल्ड द गैरेज टू आस्क इफ देयर वर एनी प्रॉब्लम्स, तो मैंने गैराज
فون کیا اور پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی مسئلہ ہے, اینڈ دے ٹولڈ می, اور انہوں نے مجھے بتایا دیٹ یو ہیڈ ناٹ یٹ پکڈ اپ دا کار, کہ تم نے اس وقت تک, جب میں نے اس کو کال کی, تم نے اس وقت تک وہاں سے گاڑی ریسیو ہی نہیں کی تھی, وہاں سے تم نے گاڑی ابھی تک اٹھائی ہی نہیں تھی. سو یو سی آئی نو دیر ور نو پرابلمز ود دا کار, تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater and the real reason for my tardiness. Tardiness کہتے ہیں تاخیر سے آنے کو, دیر سے آنے کو, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جسم کے اندر قصوروار ہونے کی ایک لہر دوڑ گئی, قصوروار ہونے کی ایک لہر دوڑ گئی جب میں نے دھیمے لہجے میں تھیٹر جانے اور اپنی سستی کی اصل وجہ تسلیم کر لی. کنفیس کا مطلب ہے تسلیم کرنا. فیبلی کنفیسڈ, دھیمے طریقے سے یا کمزوری کی وجہ سے, یا کمزور, اپنے آپ کو کمزور فیل کرنا. میں نے مطلب دھیمے لہجے میں تھیٹر جانے اور اپنی سستی کی اصل وجہ تسلیم کر لی. ڈیڈ لسنڈ انٹینٹلی ایز اے سیڈنس پاس تھرو ہم. والد صاحب پریشانی کے عالم میں مجھے غور سے سنتے رہے. آئی ایم اینگری ناٹ ود یو بٹ ود مائی سیلف. میں غصہ ہوں لیکن تم سے نہیں بلکہ خود سے, اپنے آپ سے. یو سی آئی ریئلائز that I have failed as a father if after all these years you feel that you have to lie to me. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا. I have failed as a father, اور میں ایک باپ بننے میں ناکام ہو گیا ہوں. if after all these years, کیونکہ اتنے سالوں کے بعد you feel, تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے that you have to lie to me, کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا چاہیے. I have failed, میں ناکام ہو چکا ہوں. because کیونکہ I have brought up a son, کہ میں نے ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے who cannot even tell the truth to his own father, جو کہ اپنے باپ کو سچ تک نہیں بول سکا. I am going to walk home now, میں اب گھر تک پیدل سفر کروں گا. and contemplate کا مطلب ہے بہت غور و فکر کرنا, اور اس بات پر سوچوں گا where I have gone wrong all these years, کہ اتنے پچھلے سالوں میں کہاں پر غلط ہوا ہوں, میں کہاں پر مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے, میں کہاں پر غلط چلا گیا ہوں کہ تمہیں ایسا آج کرنا پڑا. But dad, it's 18 miles to home. لیکن والد صاحب گھر جانے میں تقریباً 18 میل کا سفر طے کرنا پڑے گا. It's dark, اور اندھیرا ہو چکا ہے. You can't walk home, آپ گھر تک پیدل سفر نہیں کر سکتے. My protests, میرے احتجاج. My apologies, میری معافیاں. And the rest of my utterances, اور میرے منہ سے باقی جو نکلنے والے جو جملے تھے were useless, وہ سب بیکار تھے. I had let my father down, میں نے اپنے والد صاحب کا سر جھکا دیا تھا. And I was about to learn one of the most painful lessons of my life, اور میں اپنی زندگی کے جتنے بھی اسباق ہیں ان میں سے سب سے درد بھرا سبق سیکھنے والا تھا. Dad began walking along the dusty roads, اور جو والد صاحب تھے, ڈسٹی روڈز کا مطلب ہے گرد سے بھرے ہوئے, جو والد صاحب تھے وہ گرد سے بھری سڑک پر پیدل چلنا انہوں نے شروع کر دیا. I quickly jumped in the car, اور جلدی سے میں گاڑی میں سوار ہوا, چھلانگ لگائی. And followed behind, اور ان کا پیچھا کیا. Hoping, یہ امید کرتے ہوئے, he would relent, یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید وہ نرم پڑ جائیں. I pleaded all the way, میں سارا راستہ جو ہے ان سے, پلیڈ کا مطلب ہے منت سماجت, میں سارے راستے ان سے منت سماجت کرتا رہا. ٹیلنگ ہم ہاؤ سوری آئی واز, ان کو بتاتا رہا کہ مجھے کتنا افسوس ہے. سوری آئی واز کا مطلب یہاں پہ ہے کہ مجھے کتنا افسوس ہے. بٹ ہی سمپلی اگنورڈ می, لیکن انہوں نے مجھے مسلسل یا سادہ طریقے سے اگر میں کہوں کہ سمپلی اگنورڈ می, انہوں نے مجھے مکمل نظر انداز کیا. کنٹینیوئنگ آن سائلنٹلی, تھاٹفلی اینڈ پینفلی, اور وہ مسلسل خاموشی, فکر مندی اور تکلیف دہ طریقے سے سفر جاری رکھا. فار 18 miles, 18 میل تک. I drove behind him, میں گاڑی چلا کر ان کے پیچھے چلتا رہا. Averaging about 5 miles per hour, اور تقریباً 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوسطاً, ایوریج مطلب اوسطاً 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. Seeing my father in so much physical and emotional pain, اپنے والد کو اتنی جسمانی اور ذہنی اذیت میں دیکھ کر, was the most distressing and painful experience, مطلب ان کو دیکھنا that I have ever faced. اپنے والد صاحب کو اتنی جسمانی اور ذہنی اذیت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک تجربہ تھا. However, بہرحال it was also the most successful lesson. بہرحال یا تاہم یہ بہت کامیاب سبق بھی تھا میرے لیے. I have never lied to him since, اور اس وقت سے لے کر آج تک پھر میں نے ان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا.
تو یہ ایک جو ہے وہ کہانی تھی، اور یہ اصل کہانی تھی جو جیسن کی زندگی میں ہوئی اس کے اپنے والد صاحب کے ساتھ. اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ سچ میں 18 میل تک پیدل چلتے رہے رات کے سفر میں، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے جو بیٹے نے ان سے جھوٹ بولا، اور والد صاحب اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہے کہ شاید ان کی پرورش میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اس لیے جو ہے ان کے بیٹے نے ان سے جھوٹ بولا اور انہوں نے خود کو سزا دی. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی جو ہماری اتنی پرورش کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو ان کو سچ کہہ دینا چاہیے اس سے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھی 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے جو بندہ سچ بولتا ہے وہ کبھی کسی سے جو ہے نہ گھبراتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے، نہ وہ ریپرکشن سے یا کانسیکوینسز سے ڈرتا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ اے لانگ واک ہوم. I hope you have got it. Thank you very much.